स्वागत है इस नए विश्लेषण में जहां हम सीधे उस दौर में चलेंगे जब भारत पर कंट्रोल के लिए ब्रिटेन और फ्रांस के बीच एक बिसात बिछी थी। ये कोई आम कहानी नहीं है, बल्कि कूटनीति, युद्ध और धोखे की एक ऐसी जबरदस्त गाथा है जिसने आधुनिक भारत के भाग्य का फैसला किया और इतिहास की दिशा को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। तो चलिए शुरू करते हैं। आज के हमारी चर्चा की रूपरेखा कुछ इस तरह रहेगी। हम 5 मुख्य हिस्सों में बात करेंगे। 1. भारतीय जमीन पर दुश्मनी। 2. प्रथम युद्ध, एक वैश्विक चिंगारी। 3. दूसरा युद्ध, एक स्थानीय उलझन। 4. क्लाइव और टर्निंग पॉइंट। और अंत में 5. तीसरा युद्ध, आखिरी वार। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आते हैं हमारे पहले भाग पर, भारतीय जमीन पर दुश्मनी, बिसात बिछाना। इतिहास के इस पेचीदा खेल को पूरी तरह से समझने के लिए सबसे पहले यह जानना जरूरी है कि आखिर मोहरे कौन थे और इस बिसात पर कहां बैठे थे। अब इस शुरुआती स्थिति को देखिए। दोनों कट्टर प्रतिद्वंदी यूरोपियन व्यापारिक कंपनियां बिल्कुल आमने सामने बैठी थीं। एक तरफ अंग्रेजों का हेडक्वार्टर मद्रास में था, जहां गवर्नर मोर्स बैठे थे, और उसके बेहद करीब फ्रांसीसियों का हेडक्वार्टर पौंडीचेरी था, जिसकी कमान महत्वाकांक्षी गवर्नर डुप्ले के हाथों में थी। और मजे की बात यह है कि ये दोनों ही लोकल कर्नाटक राज्य के अधिकार क्षेत्र में रहकर अपना अपना खेल खेल रहे थे। अगर आप इस टाइमलाइन पर गौर करें तो आप देखेंगे कि कैसे लगभग 2 पूरे दशक सिर्फ और सिर्फ जंग के साये में गुजर गए। 1746 से लेकर 1763 तक बस थोड़े थोड़े समय की अशांत शांति मिली, वरना इन दोनों ताकतों के बीच लगातार संघर्ष चलता ही रहा। चलिए अब बढ़ते हैं भाग 2 की तरफ। प्रथम युद्ध, एक वैश्विक चिंगारी। और सबसे बड़ी विडंबना देखिए कि इस पहले संघर्ष का भारत की जमीन की किसी समस्या से कोई लेना देना था ही नहीं। हुआ यूं कि 1740 में यूरोप में ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार को लेकर जंग छिड़ गई। अब वहां के राजघरानों की इस लड़ाई का असर पूरी दुनिया में प्रॉक्सी वॉर के रूप में देखने को मिला। इसी का नतीजा था कि भारत के तटों पर भी ब्रिटिश और फ्रांसीसी जहाज एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए और उन्होंने गोलाबारी शुरू कर दी। ये जो घटनाओं का सिलसिला है ना, ये दिखाता है कि उस वक्त कितनी अफरा तफरी मची हुई थी। पहले मॉरिशस से आए फ्रांसीसी गवर्नर ल बुर्डोने ने मद्रास पर कब्जा किया, और फिर पता है क्या किया? 4 लाख रुपए की भारी रिश्वत लेकर उसे वापस अंग्रेजों को ही बेच दिया। इस धोखे से गवर्नर डुप्ले इतना भड़क गया कि उसने फिर से हमला करके मद्रास को वापस छीना। लेकिन असली चौंकने वाली बात तो अड्यार की लड़ाई में हुई, जहां डुप्ले की एक बहुत छोटी लेकिन बेहद अनुशासित यूरोपीय सेना ने कर्नाटक के नवाब की एक विशाल लोकल सेना को बुरी तरह हरा दिया। लेकिन जैसे ही लगने लगा कि फ्रांसीसी पूरी तरह से हावी हो चुके हैं, तभी इस टीटी ने एक ग्लोबल रीसेट बटन दबा दिया, एक्स-ला-चैपल की संधि। इस शांति समझौते ने भारत में मिली इन सारी जीतों को पूरी तरह इग्नोर कर दिया। सिर्फ दुनिया के दूसरे कोने यानी अमेरिका में अपना इलाका वापस पाने के लिए फ्रांसीसियों को जीता हुआ मद्रास वापस अंग्रेजों को लौटाना पड़ा। अब आते हैं भाग 3 पर। दूसरा युद्ध, एक स्थानीय उलझन। ग्लोबल वॉर तो रुक गई, लेकिन भारत में यह संघर्ष तुरंत वापस एक बेहद पेचीदा लोकल सत्ता के खेल में बदल गया। कहानी में ट्विस्ट आता है 1748 में, जब हैदराबाद के बेहद ताकतवर संस्थापक निजाम उल मुल्क का निधन हो जाता है। उनकी मौत से हैदराबाद और कर्नाटक दोनों जगह सत्ता की एक बहुत बड़ी कुर्सी खाली हो गई, और इस खालीपन ने अंग्रेजों और फ्रांसीसियों को किंग मेकर बनने का एक बहुत बड़ा मौका दे दिया, ताकि वो अपना अपना दबदबा कायम कर सकें। गठबंधनों के इस मैट्रिक्स को समझना बहुत जरूरी है। ध्यान दीजिए कि कैसे दोनों ताकतों ने अपना अपना प्रॉक्सी वॉर लड़ने के लिए विरोधी नेताओं को चुन लिया। हैदराबाद में अंग्रेजों ने निजाम के बेटे नासिर जंग पर दांव लगाया, तो फ्रांसीसियों ने पोते मुजफ्फर जंग पर। उधर कर्नाटक में अंग्रेज अनवरुद्दीन को चाहते थे, और फ्रांसीसियों ने कैद से छूटे चंदा साहिब का हाथ थाम लिया। और यहीं से हम पहुंचते हैं भाग 4 पर, क्लाइव और टर्निंग पॉइंट। जब अंग्रेजों की हालत बहुत हताश हो गई थी, तब ईस्ट इंडिया कंपनी के एक मामूली से क्लर्क ने अपनी मिलिट्री जीनियस से सबको चौंका दिया। रॉबर्ट क्लाइव के इस मास्टर स्ट्रोक को देखिए। जब फ्रांसीसियों ने तृष्णापल्ली में अंग्रेजों के उम्मीदवार को चारों तरफ से घेर लिया था, तब क्लाइव ने कमाल की योजना बनाई। वो सीधे तृष्णापल्ली नहीं गया, बल्कि उसने कर्नाटक की बिना सुरक्षा वाली राजधानी अरकाट पर अचानक धावा बोल दिया। ये इतना बड़ा डायवर्जन था कि फ्रांसीसियों को मजबूरन अपनी सेना को बांटना पड़ा, और इस तरह अंग्रेजों की जान बच गई। 53, जी हां, पूरे 53 दिन।
इतने आश्चर्यजनक दिनों तक रॉबर्ट क्लाइव ने आर्काट की सफलतापूर्वक रक्षा की। और सच कहूं तो इसी एक घटना ने इस युद्ध का मोमेंटम पूरी तरह से अंग्रेजों के फेवर में पलट कर रख दिया। पर यहां एक बहुत बड़ी कड़वी विडंबना देखिए। ठीक उसी समय जब डुप्ले फ्रांसीसी साम्राज्य की जड़ें मजबूत कर रहा था, फ्रांस की सरकार ने उसे ज्यादा पैसे खर्च करने के इल्जाम में बर्खास्त कर दिया और वापस बुला लिया। उसकी जगह जो नया गवर्नर आया, गॉडेहू, उसने आते ही ये शांति संधि कर ली और इस तरह बिसात एक बार फिर से पूरी तरह रीसेट हो गई। अब हम आ गए हैं भाग 5 पर, तीसरा युद्ध, आखिरी वार। कहानी अपने अंतिम चरण में है और एक बार फिर ग्लोबल घटनाएं भारत में खून खराबी की दिशा तय करेंगी। तो चलिए इस फाइनल शोडाउन की बात करते हैं। जैसे ही यूरोप में 7 साल का युद्ध शुरू हुआ, यहां भारत में तीसरा कर्नाटक युद्ध भड़क उठा। अब कोई लोकल उत्तराधिकार का दिखावा नहीं था। दोनों साम्राज्य सीधे सीधे पूर्ण और निरपेक्ष सर्वोच्चता के लिए लड़ रहे थे। और फिर आता है साल 1760, वॉन्डीवॉश का ऐतिहासिक युद्ध। ये वो निर्णायक साल है जब भारतीय उपमहाद्वीप पर फ्रांसीसी महत्वाकांक्षाओं के लिए अंतिम मृत्यु घंटा बज गया। इस जंग में ब्रिटिश जनरल आयरकोर्ट ने फ्रांसीसी गवर्नर काउंट डी लाली को निर्णायक रूप से हरा दिया। फ्रांसीसियों का काफी नुकसान हुआ क्योंकि उन्हें अपने ही नेवी कमांडर काउंट डी एचे से कोई सपोर्ट नहीं मिला। काउंट डी लाली का अंत एक सख्त याद दिलाता है कि इन कमांडरों पर कितना भारी दबाव था। समुद्र से मदद नहीं मिली और ऊपर से अपनी ही अधीर सरकार का गुस्सा, जिसके चलते अंततः उसे वापस फ्रांस भेजकर फांसी दे दी गई। आखिरकार 1763 की पेरिस की संधि ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को उसके एकमात्र यूरोपीय प्रतिद्वंदी से मुक्त कर दिया। फ्रांसीसियों से उनकी सारी सैन्य ताकत छीन ली गई और उन्हें सिर्फ बिना किसी सुरक्षा वाले छोटे व्यापारिक अड्डे रखने की इजाजत मिली। खेल पूरी तरह से खत्म हो चुका था। तो इस पूरी चर्चा का सबसे अहम पॉइंट क्या है? वो ये कि 17 सालों तक चले इस शतरंज के खेल में मिली ये शानदार जीत अंग्रेजों के लिए एक सख्त पूर्व शर्त थी। कर्नाटक युद्धों के इसी पूर्ण वर्चस्व ने उन्हें वो ताकत दी जिसके दम पर उन्होंने आगे चलकर प्लासी और बक्सर में बंगाल को फतेह किया और पूरे ब्रिटिश राज की नींव रखी। अंत में ये एक ऐसा सवाल है जो सच में सोचने पर मजबूर कर देता है। जरा सोचिए, अगर एक साधारण से ब्रिटिश क्लर्क ने वो घेराबंदी तोड़ने के लिए आर्काट पर वो साहसिक हमला ना किया होता, तो क्या आज आधुनिक इतिहास का नक्शा अंग्रेजी के बजाय फ्रांसीसी बोल रहा होता? वैश्विक इतिहास के ये मोड़ वाकई कितने नाजुक होते हैं ना। आज के इस विश्लेषण से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया और इतिहास की इन परतों को यूं ही समझते रहिए।